Hello everyone. So today I have tried something different as all of you were, some queries came that sound quality was not good in the previous lectures as they were delivered in an empty classroom. So I've tried something different. So I hope you people will like it. So in the last lecture of geography class 10th, we studied about water resources and how important is that particular resource in a country like India, and we discussed some important points about it. Now we'll continue our topic with another points with some different points. So the question arises, is water a renewable resource? Of course it's a renewable resource, there is no doubt in it, as I explained you through a diagram yesterday how the water cycle works. So the volume of water will not decrease, but if we'll pollute it, if we'll contaminate it, definitely you will be having water, but the water will not be in the usable form. So now let's discuss some points which lead to this, pollution of water, or we can say contamination of water. So what are these points? If the following conditions are being continued, that is इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल टू वाटर. सबको पता है इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है. व्हेन एन इंडस्ट्री वर्क्स देयर आर बहुत सारा वेस्टेज होता है, केमिकल वेस्टेज होता है जो हम लोग क्या होता है डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ कर देते हैं. कहाँ पे? पानी में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं. तो वो पानी को क्या कर देता है? पॉल्यूट कर देता है, जो फिर फर्दर जो है वो और किसी यूज में नहीं आ सकता है. Next is excessive use of chemical fertilizers. Now, how this excessive use of chemical fertilizers will affect? कैसे करेगा? ये कैसे करेगा कि आप जब excessive chemical fertilizers आप ज़मीन में डालते जाएंगे continuously, तो क्या होगा? जब बारिशें होंगी या कोई भी प्रेसिपिटेशन फॉर्म में आएगा, जो रन ऑफ होगा, रन ऑफ इन द सेंस कि जो बारिश उसके ऊपर पड़ेगी और जो पानी फिर बह के वापस से कहाँ पे जाएगा? समुंदर वगैरह में जाएगा. तो वो क्या होगा? वो साथ में बहुत सारे केमिकल्स लेकर जाएगा. अगेन नेक्स्ट थर्ड टॉप पॉइंट जो है हमारा, यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स. अब केमिकल पेस्टिसाइड से भी वही चीज़ होगा जो हमने पहले पॉइंट में पढ़ा. रैपिड अर्बनाइजेशन. अब अर्बनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? जहाँ पर लोग क्या होते हैं, सेटलमेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज में. अर्बनाइजेशन में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर सिटी है, मान लो एक डोडा मान लो, हम अपना मान लेते हैं, तो लोग जो फार फ्लंग एरियाज से अर्बन एरियाज में सेटल डाउन होने के लिए आते हैं फॉर जॉब और डिफरेंट पर्पसेस, एजुकेशन कैन बी अनदर पर्पस. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्केर्स वाटर रिसोर्स ऑलरेडी हमारे यहाँ पर डोडा में है, तो जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी इसकी, तो अर्बनाइजेशन बढ़ती जाएगी, तो उनकी नीड्स को पूरा करना पड़ेगा. तो वो क्या होगा? अर्बनाइजेशन विल लीड टू पॉल्यूशन. पॉल्यूशन लीड करेगी, कंटेमिनेशन होगी जितनी. और एक नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ओवर पॉपुलेशन. अब बढ़ती आबादी, ये एक और प्रॉब्लम है. बढ़ती हुई आबादी, हमारे जो है जितनी आबादी ज़्यादा बढ़ेगी और हमारे वाटर रिसोर्सेज स्केर्स होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो पानी होगा वो क्या होगा? या तो कंटेमिनेट होगा या तो एक्सेस यूज होगा. अगेन लास्ट पॉइंट, ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, इवन ज्योग्राफी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ग्लोबल मीन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. जो हमारा ग्लोबल अर्थ टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ राइजेस एंड इट लीड्स टू ड्रॉट्स. सो अगर ये सारी चीज़ें चलती रही, इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर बीइंग कंटिन्यूड, अगर कंटिन्यू चलती रही, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा कि एक कंडीशन आ जाएगी, जैसा कि मेरे को एक पोएम की एक लाइन याद आ रही है कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. तो पानी तो होगा हमारे पास, क्योंकि वॉल्यूम तो कम नहीं होगी, बट होगा ये कि वो पानी इस्तेमाल में लाने लायक नहीं रहेगा. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं. अब इंडिया एक मॉनसूनल कंट्री है, मींस मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहता है, चाहे इसका एग्रीकल्चर हो, चाहे बाकी जो भी एक्टिविटीज़ हों. अब मॉनसूनल कंट्री होने के बावजूद, उसके अलावा 100 से 120 दिन जो है मॉनसून रेन्स यहाँ पे होती हैं, उसके अलावा हमारे पास जो काफ़ी दरिया हैं, काफ़ी वाटर रिसोर्सेज हैं, पर स्टिल हम लोग फिर भी जो है पानी की कमी महसूस कर रहे हैं. स्केर्सिटी ऑफ वाटर जो है वो महसूस कर रहे हैं. क्यों? वजह क्या है? अगेन
उसकी वजह सबसे पहली बड़ी वजह आती है बढ़ती हुई आबादी, ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब एक जगह पे जहाँ 100 लोग रह रहे थे वहाँ अब 1000 लोग रहें, दरिया तो नहीं बढ़ते जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, पानी उतना ही है और लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो स्कैरसिटी तो होगी भाई। उसके बाद एक्सपैंडेड इरिगेशन, ऑब्वियस सी बात है, विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वी हैव टू फीड देम, हमें उनको फीड भी करना है, और फीड करना है तो हमें फीड करने के लिए इरिगेशन करना पड़ेगा। इरिगेशन मतलब एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में इरिगेशन जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, भाई पानी तो देना है क्रॉप्स को, अगर पानी नहीं देंगे तो क्रॉप्स नहीं बन पाएंगे। इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, अगेन वही पॉइंट आ जाता है कि भाई इंटेंसिव, बहुत तेजी से होने वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, तेजी से लोग सेटलमेंट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, हमारा जो है ये वाटर यूज़ में ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, अब हमें पता चल गया, एक हमारे पास फॉर्मूला पता चल गया भाई हम लोगों को कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं पानी से, डैम बना दो बड़े बड़े, तो उससे भी क्या हो रहा है, वाटर की स्केर्सिटी हो रही है। वो पानी कहाँ जो डेली नीड्स में यूज़ होना था वो अब कहाँ पे यूज़ हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन। तो ये कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बीइंग हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हमारे पास वाटर स्केर्सिटी हो रही है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट चीज जो है कि इंडिया के पास ऑलरेडी कितना है, 10360 स्मॉल एंड बिग रिवर्स। सोच रहे हैं आप कितने रिवर्स हैं हमारे पास, 10360। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है ये क्वेश्चन। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ऊपर बताता हूं। माउसिन राम जो मेघालय में है, इट्स द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला। वाटर इज सफिशेंटली अवेलेबल बट इट द क्वालिटी, एक क्वेश्चन आता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि भाई पानी होगा, खाली पानी होना ही शर्त नहीं है पानी की, बट पानी यूजेबल फॉर्म में भी तो होना चाहिए ना। हमारे पास सफिशेंट पानी है बट वो पानी जो है वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है, इट्स क्वालिटी हैज़ बीन डिग्रेडेड। तो रीज़न फॉर द बैड क्वालिटी वाटर, क्या वजह हैं, फिर से वही वजह है, रिपीटेडली वही चीज़ें आ रही हैं। केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स बता चुका हूँ, पॉल्यूशन, पोल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये भी बता चुका हूँ मैं। यही वजह है क्या कि क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, डिग्रेडेशन। अब पॉल्यूशन का मतलब ही होता है क्वालिटी में डिग्रेडेशन आना। अब नेक्स्ट आ जाता है भाई, अब ज़रूरत किसी चीज़, जब किसी चीज़ की कमी होने लगती है तो हमें सोचना पड़ता है कि अब हमें क्या करना है, इसको बचाना है, बचाने को। सो कंजर्वेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं किसी रिसोर्स को कि अगर वो ख़त्म हो रही है या उसकी क्वालिटी में कुछ चेंज आ रहा है, क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, तो हमें वी हैव टू टेक सम स्टेप्स सो दैट वी कैन कंजर्व इट। एंड वाई वी हैव टू कंजर्व इट, द रीज़न इज़ टू एंश्योर हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ मीन्स इफ़ यू विल बी हैविंग क्वालिटी वाटर टू ड्रिंक, दैट मीन्स अगर आपके पास कंटेमिनेटेड वाटर है तो आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी। सो टू लीड एन हेल्थी लाइफ यू नीड क्लीन वाटर। सो इसीलिए हमको वाटर को कंजर्व करना है, मीन्स जो हमारे पास साफ पानी है उसको कंजर्व करना है। नेक्स्ट इज टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी क्या होता है, अब खुराक में सबसे मेन कंपोनेंट पानी का होता है। हमारी बॉडी में देख लो आप, मेन कंपोनेंट क्या होता है, पानी का होता है। फूड सिक्योरिटी, पानी नहीं होगा, खाली खाना ही खाना आपको दे दें तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। नेक्स्ट इज फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लाइवलीहुड्स। ऑब्वियस सी बात है, लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन वाटर, वाटर इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, विदाउट वाटर नाइदर एनिमल्स नॉर ह्यूमन बींग्स नॉर प्लांट्स विल बी एबल टू सर्वाइव। सो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइवलीहुड, अगर हमें ज़िंदगी को बसर करना है, हमारी लाइवलीहुड को कंटिन्यू करना है, तो अब वाटर ज़रूरी है टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम कैसे डिग्रेड होगा, अब पानी की क्वालिटी अगर डिग्रेड होगी तो इकोसिस्टम आप लोगों ने साइंस में पढ़ा हुआ है। तो इकोसिस्टम डिपेंडेंस जो है पानी के ऊपर ही तो डिपेंड है हम लोग, वी द ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स और प्लांट्स, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन वाटर। एंड इफ द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिग्रेडेड, ऑब्वियसली बात है कि क्या हो जाएगा, हमारा डिग्रेडेशन इकोसिस्टम का भी होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर कुछ इमेजेस में आपको दिखा रहा हूँ। ग्रांट एनीकट, कल्याणी, ये कुछ वाटर रिजर्वायर्स आ रहे हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट जो है ग्रांट एनीकट के बारे में, या तो हम कल्याणी ही कहते हैं उसको, कल्याणी के बारे में
पढ़ते हैं, इट वॉज बिल्ट ऑन कावेरी रिवर, तमिलनाडु। नोट डाउन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं या इवन जो आगे कभी आप एग्जाम्स देंगे उनमें आ सकते हैं। किसने बनाया था? बाय द चोलाज किंग करिकला अराउंड द 2nd century AD. It is one of the oldest water regulator structure in the world which is still in use. So सोचिए ये 2nd century AD में बना हुआ है एंड स्टिल यूज में आ रहा है ये। नेक्स्ट इसके बाद देखिए आप, श्रृंगावेरापुरा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। इमेजेस में उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है बट आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बिल्ट इन 1st century BC एट इलाहाबाद यूपी। सो ये किस लिए बनाया गया था? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था ये, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं नागार्जुना कोंडा, दिस इज आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है भोपाल लेक। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको वाटर रिजर्वायर्स कह लो या वाटर जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। तो भोपाल लेक मध्य प्रदेश में है। अब भोपाल लेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट इज अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द सिटी। पूरी भोपाल के लिए ये एक वाटर रिसोर्स जो है, एक ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स, अगर ये ना हो तो ये एरिया जो है वो स्केर्सिटी ऑफ वाटर से जूझेगा। बिल्ट बिटवीन 1005 to 1055 AD by the Malwa kings. नेक्स्ट हाउस खास, आपने सुना होगा दिल्ली में एक जगह का नाम भी है हाउस खास। तो हाउस मीन्स टैंक, हमें पता ही है। खास मीन्स रॉयल, अहम रॉयल वाटर टैंक। हाउस खास ये न्यू दिल्ली में, ये एक रिजर्वायर टैंक है। उसके बाद हाउस खास किसने बनाया था? इट वॉज बिल्ट बाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप इनको नोट कर लें, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था 1296 1296 to 1316 टू सप्लाई। अलाउद्दीन खिलजी का रेन है ये 1296 से लेकर 1316 टू सप्लाई वाटर फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीरी फोर्ट। तो ये भी दिल्ली में सिचुएटेड। हाउस ए शमसी बिल्ड बाय इल्तुतमिश, महरौली का है ये। देन नेक्स्ट अग्रसेना की बाउली, ठीक है, बिल्ड बाय महाराजा अग्रसेना मोर देन 5000 years ago, रीबिल्ट इन 14th century, दोबारा बनाया गया बाय द अग्रवाल कम्युनिटी। उसके बाद हाउ डू डैम्स हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर्स। अब वाटर कंजर्वेशन के लिए भी हमने कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, उसमें से एक स्टेप है डैम्स को बिल्ड करना। तो कैसे डैम मैनेज करता है हमारा वाटर को, कैसे कंजर्व करता है? डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू impound rivers and rain water that could be used later to irrigate cultural areas. तो डैम्स की बनाने की वजह यही थी कि कभी बारिशें अगर हो जाएं या तो रेन वाटर को आप सेव करके रखो या रिवर का पानी आप पहले से ही रिजर्व करके रखो और जब कहीं आपको ज़रूरत पड़े उस टाइम पे आप इसको इस्तेमाल करें। वट आर डिफरेंट यूजेस ऑफ मॉडर्न डैम्स। अब मॉडर्न डैम्स और एंशिएंट डैम्स, तो एंशिएंट डैम्स का यूज़ क्या था? एंशिएंट डैम्स तो भाई एक ही पर्पज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या तो फिर डेली नीड्स के लिए यूज़ होता है, माल मवेशियों के लिए। बट मॉडर्न डैम्स का डिफरेंट पर्पस है, अलग अलग यूजेस। जैसे इरीगेशन के लिए काम अभी भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़, फ्लड कंट्रोल के काम आता है, रिक्रिएशन के काम। व्हाट इज रिक्रिएशन के काम? अब फ्लड कंट्रोल के कैसे काम आता है? एक फ्लडिंग एरिया अगर उसमें आप डैम बना देते हो तो क्या हो जाता है, वो पानी का सारा वहाँ पर जमा हो जाता है और नेक्स्ट एरिया जो उसके एडजेसेंट होगा, उसके साथ में होगा, वो फ्लडिंग में नहीं जाएगा। देन अगेन इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। सो मुझे लगता है आज इतना काफ़ी है। या नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा बिगेस्ट डैम इन इंडिया, तहरी डैम। थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ वीडियो खत्म करने से पहले आज का लेक्चर, तो आप ये लोग नोट डाउन कर लीजिए ये चीज़ें। सो बिगेस्ट डैम इन इंडिया कौन सा है? तहरी डैम है, जिसको भागीरथी रिवर के ऊपर जो बना हुआ है। उसके बाद हाईएस्ट डैम इंडिया में कौन सा है? भाखड़ा डैम ऑन सतलुज रिवर, ठीक है, भाखड़ा डैम। देखिए ये भाखड़ा डैम ऑन सतलुज रिवर में, तो आप ये नोट करते चलिए। उसके बाद लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया हीराकुड ऑन महानदी रिवर। हीराकुड डैम जो ये लॉन्गेस्ट है। सो दोबारा बता रहा हूँ, लॉन्गेस्ट में, हाईएस्ट में और बिगेस्ट में डिफरेंस देख लेना। बिगेस्ट, हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट तीनों डिफरेंट है। देन अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पहले ही बताता हूँ, आप ताकि पहले से जो होमवर्क काइंड ऑफ देख के आ जाएं। वाई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट कंट्रोवर्सी। सो क्यों कंट्रोवर्सी आई है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।